Assalamu alaikum students. Hope you are all well. In today's lecture, we are going to discuss anemia. So, what is anemia? Anemia is basically not having enough red blood cells or hemoglobin in your blood or in your body. So, ये स्टार्ट करने से पहले आपको हीमोग्लोबिन के बारे में और आरबीसीज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीसीज होते क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इसकी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स के किस तरह से ये डेवलप होकर एक मैच्योर सेल बनते हैं। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के इसके फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसकी टाइप्स को, इसके अलावा आरबीसीज की एबनॉर्मल शेप्स को, नॉर्मल शेप्स को, इन सब को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको मेरी हीमाटोलॉजी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आज हमने स्टार्ट करना है एनीमिया को। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने तौर पर डिफाइन कर दिया कि एनीमिया होता क्या है। जब हमारी बॉडी में इनफ हीमोग्लोबिन या इनफ आरबीसीज नहीं होंगे, नॉर्मल रेंज में नहीं होंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे anemia. But how WHO is defining anemia? WHO defines anemia in adult as hemoglobin less than 120 gram per liter in female and less than 130 gram per liter in male. मीन्स अगर हम लोग अडल्ट को देखें ना, तो अगर फीमेल में 120 या आप कह लें 12 ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होगी तो फीमेल्स को एनीमिक कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली मेल में अगर 130 ग्राम पर लीटर या 13 ग्राम पर डेसीलीटर से वैल्यू कम होगी तो मेल्स को एनीमिक कंसिडर किया जाएगा। अब ये तो बात होगी अडल्ट की, लेकिन अगर न्यूबॉर्न्स को देखा जाए या एडोलेसेंस को देखा जाए तो उनमें क्या ऐसी रेंज होगी, कौन सी रेंज होगी कि उनको एनीमिक कंसिडर किया जाएगा। अगर हम लोग न्यूबॉर्न्स की बात करें, न्यूबॉर्न से लेकर 2 एज तक, तो इनमें अगर हम लोग देखें ना तो एचबी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन कंडीशंस में हम लोग 140 ग्राम पर लीटर या 14 ग्राम पर डेसीलीटर को लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे। मीन्स अगर 40 ग्राम पर डेसीलीटर से वैल्यू एचबी की कम आएगी तो न्यू बॉर्न्स को एनीमिक कंसीडर किया जाएगा। अगर फर्दर आगे 2 एज से लेकर प्यूबर्टी तक जो हीमोग्लोबिन वैल्यू है वो 100 ग्राम पर लीटर या फिर 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगी तो एडोलेसेंस को या जो बच्चे होंगे उनको एनीमिक कंसीडर किया जाएगा। अब क्या फाइनल सिम्टम्स अपेयर होते हैं बॉडी में? टायर्डनेस, पेलनेस, स्किन का कलर जो होता है वो पेल हो जाता है। इसके अलावा वीकनेस, कमजोरी होती है, हेडेक, सिर दर्द होता है, डिजीनेस मीन्स के फेंट आपको फील हो रहा था जैसे आप कुछ देर बैठे हैं। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे, सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन पर आएंगे तो आपका सर चकराने लग जाएगा, ऐसा आपके साथ बार होगा। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको डिस्पनिया भी कहा जाता है, मीन्स के सांस लेने में मुश्किल होगी। इसके अलावा आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं एनीमिया की क्लासिफिकेशन की तरफ। अब एनीमिया को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, एक तो रेड सेल इंडिसेस की बेस पर और एक पैथोफिजियोलॉजी की बेस पे। नाउ व्हाट इज रेड सेल इंडिसेस? रेड सेल इंडिसेस इंक्लूड 3 पैरामीटर, एमसीवी mean corpuscular volume, MCH mean corpuscular hemoglobin, and the third parameter mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC। क्या मैंने बता दिया, इसमें 3 पैरामीटर्स आ रहे होते हैं, एक तो MCV, सेकंड MCH एंड लास्ट वन इज MCHC। लेकिन मेनली ना इसमें ये 2 पैरामीटर्स को देखते हुए ये क्लासिफिकेशन बनाई गई है। एमसीवी हमने क्या बता दिया, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन्स के आरबीसीज का एवरेज वॉल्यूम या एवरेज साइज कितना है, ठीक है, उसको कहा जाता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 to 95 फेम्टोलीटर। नेक्स्ट आ रहा है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन्स के सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितनी अमाउंट में, कितनी एवरेज अमाउंट है उसकी, वो आ जाता है एमसीएच में।
इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 to 33 पिकोग्राम। लास्ट हमारे पास आ रहा है MCHC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, मीन्स हीमोग्लोबिन की एवरेज कंसेंट्रेशन कितनी आ रही होती है। इसकी वैल्यू होती है 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर। अब किस तरह हम लोग यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहली टाइप हमारे पास आ रही है माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया कब कहेंगे, जब पेशेंट की MCV वैल्यू जो है वो 80 से कम होगी और जो MCH वैल्यू है वो 27 पिकोग्राम से कम होगी। तब हम लोग पेशेंट को किस रेंज में लेकर आएंगे, माइक्रोसिटिक एनीमिया में। अभी आगे हम लोग इसकी फर्दर टाइप्स भी बढ़ेंगे कि माइक्रोसिटिक या नॉर्मोसिटिक या मैक्रोसिटिक में कौन से एनीमियाज आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक में क्या होगा, नॉर्मल रेंज होगी 80 to 95 फेम्टोलीटर जो है वो MCV की रेंज होगी, जबकि 27 to 33 पिकोग्राम MCH की रेंज होगी। मीन्स के नॉर्मल रेंज में ये रिलाई कर रहे होंगे। लास्ट हमारे पास आ रहा है मैक्रोसिटिक। अब मैक्रोसिटिक में क्या होगा, जो MCV रेंज है वो 95 फेम्टोलीटर से ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह MCH को अगर हम लोग देखें तो उसमें इसकी रेंज 33 पिकोग्राम से ज़्यादा हो जाएगी। तो पेशेंट्स रिलाई करेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया में। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बेस पर देखा जाए तो इसको डिवाइड किया गया है इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस में, हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया में और हीमोलिटिक एनीमिया में। अब इन सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखने लगे हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले अगर रेड सेल इंडिसेस की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया को। माइक्रोसिटिक एनीमिया हम लोगों ने बता दिया, इसमें क्या होगा, जो आपकी MCV की रेंज होगी वो बिलो 80 फेम्टोलीटर होगी, ठीक है। इसी तरह जो MCH की रेंज होगी वो बिलो 27 पिकोग्राम होगी। अब इसमें फर्दर कौन से एनीमियाज आ रहे होते हैं जिनको हम लोग इस कैटेगरी में लेकर आएंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया की। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मीन्स कि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी एंड दिस डेफिशिएंसी कैन बी ड्यू टू सेवरल रीजंस और सेवरल कॉजेज। इट मे बी ड्यू टू loss of iron, it may be due to inadequate intake of iron or it can be due to impaired absorption of iron। कौन से हम लोगों ने 3 फैक्टर्स बता दिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। एक तो हम लोगों ने बता दिया लॉस ऑफ आयरन, सेकेंडली इसमें आ गया इनएडिक्वेट इंटेक, थर्डली हम लोगों ने कहा है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। मीन्स के इस वजह से आयरन की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में। लॉस ऑफ आयरन, अब आयरन किस तरह से हमारी बॉडी से लॉस होगा, किसी भी अल्सर की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी अल्सर बन गया, लाइक पेप्टिक अल्सर, कोलन अल्सर, रेक्टल अल्सर या मैस्टुरेशन है, तब भी इसका लॉस हो सकता है हमारी बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनएडिक्वेट इंटेक, मतलब हम लोग वो डाइट ही इंटेक नहीं कर रहे जिसमें आयरन अच्छी अमाउंट में होता है। आयरन कंटेनिंग डाइट ना लेने की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। लास्ट आ रहा है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। मीन्स कि आप आयरन तो ले रहे हैं डाइट में, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही, आयरन लेने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स में हो सकता है, लाइक किसी को सीलिक डिजीज़ है या क्रोहन डिजीज़ है या किसी की गैस्ट्रेक्टोमी हुई है, मतलब कि उसके बॉडी से स्टमक को रिमूव कर दिया गया या होस्ट स्टमक को रिमूव कर दिया गया या उसके स्टमक के कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया ड्यू टू कैंसरस इशू और ड्यू टू सम अदर डिसऑर्डर्स। तो विटामिन C लेने से या विटामिन A लेने से आप इसकी एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली क्या होता है,
आयरन ओवरलोड हो जाता है। आयरन ओवरलोड होने की वजह से वो क्या करेगा, आयरन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में ना हमारे एरिथ्रोब्लास्ट में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अपीयरेंस देखना, ये हमारे पास आ गया एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर रेड सेल, ये हमारे पास आ गया, ये इसका अंदर न्यूक्लियस है। तो इसके न्यूक्लियस के करीब आकर ना इस तरह से जो आयरन ग्रैन्यूल्स है ना वो रिंग फॉर्म में इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस सेल की अपीयरेंस कुछ इस तरह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में बेसिकली क्या होता है, जो आपकी हीमोग्लोबिन चेन होती है ना उसमें डिफेक्ट आ रहा होता है। अल्फा ग्लोबिन में भी आ सकता है, बीटा ग्लोबिन में भी आ सकता है। इसकी बेसिकली जो थैलेसीमिया ना इसकी दो टाइप्स होती हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ये आगे फर्दर सिवियरिटी की बेस पर डिवाइड हुई होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन हुई है जो कि क्रॉनिक स्टेज पर पहुंच गई है। इसमें बेसिकली ना हेप्सिडीन लेवल को नोट किया जाता है। हेप्सिडीन लेवल एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर में इंक्रीज कर जाता है। हेप्सिडीन अब क्या है, ये बेसिकली मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, या आप कह लीजिए इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, या ए मॉलिक्यूल है जिसने आयरन की मेटाबॉलिज्म करवानी है। अब ये क्या करेगा एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर में कि जब रेड ब्लड सेल्स का लाइफ टाइम पूरा हुआ तो वो मैक्रोफेजेस में उनकी डिस्ट्रक्शन करनी होती है या मोनोसाइट्स ने करनी होती है। तो वो क्या करेंगे, जब उसकी डिस्ट्रक्शन होगी ना तो आयरन को मैक्रोफेजेस में ही लॉक कर देंगे, उसको वहाँ से बाहर आने ही नहीं देंगे, जिसकी वजह से गट में आयरन की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगी। अब आयरन ही नहीं मिल रहा तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन किस तरह से होगी, जिसकी वजह से HB लेवल भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉर्मोसिटिक की तरफ, या आप कह लें इसको दो नेम से कॉल कर सकते हैं, नॉर्मोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक। इसमें सबसे पहले आ रहा है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर की, हम लोग ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लुकीमिया। लुकीमिया इज बेसिकली द कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब लुकीमिया के आगे फर्दर टाइप्स है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आ जाता है एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया। सो ये जब हम लोग लुकीमिया डिस्कस करेंगे ना तो ये हम लोग तब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम लोगों ने एनीमिया का सिर्फ इतना सा डिस्कस करना है, अभी हमने इसकी हर एक टाइप को इन डिटेल डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हीमोलिटिक एनीमिया। जब RBCs का लाइफ स्पैन पूरा होने से पहले इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तब होता है हीमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। मीन्स कि जो आपकी बोन मैरो में स्टेम सेल्स है ना, जिन्होंने आगे फर्दर डिवाइड होकर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स बनाने हैं, उसमें ही कुछ ऐसी म्यूटेशंस आ रही हैं, कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स की प्रॉपर प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में आगे हमारे पास मल्टीपल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे कि आप कह लें माइलोफिब्रोसिस आ रहा होता है। माइलो मीन्स आपकी बोन मैरो, and fibrosis mean the development of fibrous scar or fibrous tissue in the bone marrow। ठीक है, अब जो किसी भी fibrous scar या fibrous tissue की आपकी bone marrow में development होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो cells हैं वो properly produce नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसमें पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में आपकी बोन मैरो RBCs की ओवर प्रोडक्शन कर रही होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया की तरफ, या फिर आप इसको मेगैलोब्लास्टिक भी कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास आगे फर्दर दो आ रहे हैं, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो आपकी DNA सिंथेसिस है ना वो सही से नहीं हो रही होती, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो नॉन मेगैलोब्लास्टिक है ना, इसमें आपकी DNA सिंथेसिस सही से हो रही होती है। वैसे ही कुछ रीजंस की वजह से जो आपका सेल साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में आपके पास फर्दर विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है, या फिर इसमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है। इसी तरह जो नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ये मल्टीपल कॉजेस की वजह से हो सकता है, लाइक अल्कोहल इनटेक की वजह से, या लीवर डिसऑर्डर है आपको, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उन केसेस में
उन केसेस को आप इंक्लूड करेंगे नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब एनीमिया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजी। इसमें ये मैंने ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम थी। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। मीन्स के जो आपकी बोन मैरो है ना वो तो सही से फंक्शन कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि इसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस को देखें ना तो इसमें दो इश्यूज आ सकते हैं। एक, अगर न्यूक्लियर इश्यूज आ रहे हैं, मतलब अगर न्यूक्लियर डेवलपमेंट अफेक्ट हो रही है, और सेकेंडली अगर इसमें साइटोप्लाज्मिक इश्यूज आ रहे हैं। अब अगर न्यूक्लियर इश्यूज को देखा जाए ना तो उसमें कौन से एनीमियाज आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, और इसके अलावा फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। इसी तरह अगर साइटोप्लाज्मिक इश्यूज को देखा जाए तो उसमें हमारे पास आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया। अब हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया में क्या होता है, जो आपकी बोन मैरो है वो सही से सेल्स की प्रोडक्शन नहीं कर रही होती, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन कर रही होती है सेल की। इसमें हमारे पास कौन से एनीमियाज आ जाते हैं, इसमें हमारे पास आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर, और साथ ही साथ इसमें आ जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का भी हम लोग बता चुके हैं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर का भी बता चुके हैं। जो एप्लास्टिक एनीमिया है इसमें बेसिकली आपकी जो सेल लाइन है वो डिक्रीज कर रही होती है, लाइक वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कम हो रही होती है। लास्टली हमारे पास आ रहा है हीमोलिटिक एनीमिया। अब हीमोलिटिक एनीमिया किन कंडीशंस में हो सकता है, ये हमारे पास हो सकता है कोई भी मेम्ब्रेन डिफेक्ट है तब हो सकता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिनोपैथी में हो सकता है। हीमोग्लोबिनोपैथी अब क्या होता है, ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हीमोग्लोबिन होती है ना उसकी प्रोडक्शन में डिफेक्ट आ रहा होता है, एब्नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है हीमोग्लोबिन की, जिसमें हम लोगों ने फर्दर लास्ट लेक्चर में भी बताया था लाइक थैलेसीमिया में एब्नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है हीमोग्लोबिन की, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो भी हीमोलिटिक एनीमिया की कैटेगरी में आएगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एनीमिया, उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसकी क्लासिफिकेशन को इन शॉर्ट देखा था। नेक्स्ट फर्दर हम लोग जो भी लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें एनीमिया की हर टाइप को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। और अगर आज के लेक्चर से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अटैच है। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह।